नमस्कार। आज बीए प्रथम सेमेस्टर की अगली क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज जो बीए प्रथम सेमेस्टर इतिहास में जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ वो है गुप्तकालीन साहित्य। अब तक अपन अपने सिलेबस के ऊपर यदि चीज एक दृष्टि डाले तो हमारे पास में क्या था? हड़प्पा था, वैदिक सभ्यता थी, इसके बाद मौर्य काल और अब है गुप्त काल। यदि इनमें मोटे मोटे रूपों में देखें तो हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो गुप्त काल पर लेने जा रहे हैं, और गुप्त काल में भी हम आज का जो टॉपिक है अपना वो है साहित्य का। और गुप्तकालीन साहित्य को देखा जाए, वैसे गुप्त काल को उस समय के हिसाब से भारतीय इतिहास का सबसे गोल्डन एज कहा जाता है। भारत की सबसे समृद्ध स्थिति जो थी वो थी गुप्त काल में। गुप्त काल के राजाओं के नाम भी बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, उन्होंने खूब ख्याति प्राप्त की है, जिनमें हम अगर यदि देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उन्होंने खूब नाम कमाया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत नहीं किया। जितना वर्तमान में हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, विस्तार देखते हैं, उससे भी बड़ा विस्तार मौर्य काल और गुप्त काल में हम देख चुके हैं। तो चूंकि इतना बड़ा गुप्त काल था, उसे गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है भारत का। तो फिर उस कालखंड में कुछ तो ऐसी घटनाएं हुई होगी। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो भारत समृद्ध था, अच्छे शासक हुए हैं और उन शासकों ने अपना यश बढ़ाया है कम से कम, और भारत का भी गौरव उस समय की दृष्टि से देखें तो उच्च स्थान पर रखा। लेकिन खास करके सांस्कृतिक महत्व भी खूब बढ़ा, और सांस्कृतिक महत्व में देखें तो कला, विज्ञान और साहित्य, ये तीन ऐसे क्षेत्र थे जिसमें गुप्त काल बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। गुप्त काल में इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने विज्ञान, कला और साहित्य में काफी नाम कमाया। और इन्हीं तीनों खंडों को, क्योंकि अपने प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान, कला और साहित्य के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो 12 अंक का आता है, तो उसी के मद्देनजर हम आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं साहित्य। तो साहित्य की शुरुआत करते हैं। और साहित्य जो पढ़ रहे हैं उस साहित्य में उस कालखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई बड़े बड़े विद्वान हुए, साहित्यकार हुए हैं जो गुप्त काल के समय के हैं। खुद चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उसमें से एक दरबारी था कालिदास। तो हम चूंकि कालिदास बहुत बड़ा विद्वान था, कालिदास से ही साहित्य की शुरुआत करते हैं। एक एक करके हम साहित्यकार और उनकी प्रमुख रचनाओं का और उन रचनाओं में क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है उनके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कालिदास को। यदि गुप्तकालीन साहित्य में पढ़े तो साहित्यकारों की दृष्टि से देखें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था और उसके 9 रत्नों में से एक था। उस समय का प्रकांड विद्वान था। कहते हैं कि इसके शुरुआती दौर में, अपन इसके अतीत में जाए तो शुरुआती दौर में इसको इतना ज्ञान नहीं था, पर माँ काली का भक्त था। और एक घटना ऐसी घटित होती है जिसके कारण, चूंकि वो अभी इतिहास के संदर्भ में देखें तो अपने लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो उस घटना से प्रेरित होकर के वो इतना बड़ा विद्वान बन गया। उसे एक नई, कहते हैं अलग चकती है, उसके दिमाग में कुछ नई चीजें आ जाती है और वहां से वो प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो कालिदास माँ काली का भक्त था, इसीलिए कालिदास कहलाया है। लेकिन ये संस्कृत का प्रखंड विद्वान था। कौन सी भाषा का? और अगर उस कालखंड में देखे तो उसने जितनी भी साहित्यिक रचनाएं की है वो सारी संस्कृत में की है। पर कालिदास को सबसे ज्यादा जाना जाता है नाटक के लिए। यानी उस समय का अगर इसके जैसा कोई नाटककार नहीं हुआ है तो संस्कृत में सबसे बड़ा नाटककार हुआ है वो है कालिदास। एक एक करके हम नाटकों का भी अध्ययन करेंगे। अब कौन कौन सी नाटकें हैं उनके बारे में एक एक करके अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन कालिदास ने इतना नाम कमाया कि अंग्रेज साहित्यकार था, ब्रिटेन में अंग्रेजी में साहित्य लिखता था, और उस साहित्य में उसने भी खास करके नाटकें खूब लिखी जिसका नाम था विलियम शेक्सपियर। इसीलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि भारत में नाटकें सबसे ज्यादा किसने लिखी? कालिदास ने लिखी। ज्यादा है या नहीं, पर उनका इंपोर्टेंस ज्यादा था, इस वजह से इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। और चूंकि विलियम शेक्सपियर था कौन? तो अंग्रेज साहित्यकार था। तो अपन यूं लिख दे तो अंग्रेज नाटककार।
अब चूंकि कालिदास के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो कालिदास ने क्या क्या लिखा, कालिदास की प्रमुख रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो उनमें उन्होंने 3 अलग अलग भागों में कुछ रचनाएं की है। अपन सबका एक एक बार विश्लेषण करते हैं यहाँ पे। कालिदास की जो रचनाएं हैं वो 3 भागों में हमने बांटी है। एक नाटक, दूसरा महाकाव्य और तीसरा काव्य। तो कालिदास की रचनाएं कितने भागों में? 3 भागों में हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। जो नाटक है, उनकी जो प्रमुख नाटकें हैं उनमें एक नाटक का नाम है विक्रमोर्वशीयम। एक नाटक है मालविकाग्निमित्रम। और तीसरी नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 3 नाटकें लिखी गई कालिदास के समय, और भी नाटकें होगी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट रही ये नाटकें। तो कहते हैं कि जो 3 नाटकें हैं वो विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। जो विक्रमोर्वशीयम है ये टोटल 5 खंडों में डिवाइड है। कितने में? तो इसके कितने भाग हैं? 5 भाग है। जो मालविकाग्निमित्रम है ये भी 5 खंडों में डिवाइड है। कितने खंड है इसके भी? 5 खंड है। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये टोटल 7 खंडों में है। कितने में है? यूं याद नहीं रहे तो 3 नाटकें हैं, नाटकों को देख लो। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम 5-5 में है, और चूंकि 5 के बाद अभिज्ञान शाकुंतलम में ज्ञान नाम आया, ज्ञान का मतलब ज्ञान से कुछ चीजें और चीज ज्यादा लिखी गई, ज्ञान बढ़ा, तो इसमें आप बढ़ा एक याद करने के लिए ट्रिक्स हो जाएगी कि ज्ञान आते ही आपको इनकी भाग संख्या बढ़ानी है। 5-5 के बजाय 7 है, तीनों विषम। तो 5-5 विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम की और अभिज्ञान शाकुंतलम की 7 खंडों में है। अब ये सारे है क्या? वैसे यूं देखा जाए तो सारे के सारे प्रेम पर आधारित है, और प्रेम मेल फीमेल के बीच में। तो इसमें देखो कहते हैं पुरुरवा का राजकुमार था, पुरुरवा का विक्रम, प्लस कहते हैं स्वर्गलोक की अप्सरा थी उर्वशी। कौन थी? इन दोनों के मध्य जो प्रेम था उनके ऊपर नाटक लिखा गया, वही कहलाया विक्रमोर्वशीयम। विक्रम और उर्वशी के प्रेम को किसमें दर्शाया गया? विक्रमोर्वशीयम में। कितने भागों में डिवाइड? 5 भागों में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। विक्रमोर्वशीयम नाटक कालिदास की रचना है। कालिदास ने सारी ही रचनाएं संस्कृत में की, इसका मतलब विक्रमोर्वशीयम संस्कृत में लिखा गया है। खंड कितने हैं? 5 है। किसके बारे में है? पुरुरवा के राजकुमार विक्रम और स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी के बीच में। तो विक्रम प्लस उर्वशी की जो प्रेम कहानी है वो पूरी नाटक के रूप में प्रदर्शित की कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम में। क्लियर? अगला जो अपने पास टॉपिक है वो है मालविकाग्निमित्रम। कहते हैं मालव प्रदेश की राजकुमारी थी मालविका, प्लस शुंग वंश का एक शासक था अग्निमित्र। तो अग्निमित्र और मालविका की जो प्रेम कहानी है, उस अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है मालविकाग्निमित्र में। नाम से ही देखो, मालविका, मालविका प्लस अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, विक्रम प्लस उर्वशी, नाम से ही सारा क्लियर है। कितने खंडों में? 5 खंडों में है। और ये भी कितने, कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। तो इसका मतलब विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम संस्कृत में है, प्रेम पर आधारित है और 5-5 खंडों में डिवाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम, 7 खंडों में है। ये भरत जन का राजा था दुष्यंत। प्लस जो एक उसकी प्रेमिका थी शकुंतला। तो शकुंतला और दुष्यंत के बीच के जो प्रेम है, उस प्रेम के ऊपर जो नाटक लिखा गया वो लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम। कितने खंडों में? 7 खंडों में। ये याद रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम यानी ज्ञान आते ही 7 हो गए, वरना 5-5 पे थे। तो 3 नाटक लिखे गए कालिदास द्वारा उस समय के कालखंड में। वो थे विक्रमोर्वशीयम, विक्रम प्लस उर्वशी के प्रेम पर नाटक लिखा गया मालविकाग्निमित्रम, मालविका प्लस अग्निमित्र के ऊपर लिखा गया, और अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम पर लिखा गया। ये 7 खंडों में है और ये दोनों 5-5 खंडों में है। इस प्रकार इनके नाटकों की रचनाएं हुई। अब यदि हम उससे आगे बढ़े तो आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य देखो, एक तो होते हैं काव्य। काव्य साधारण स्थिति में लिखे गए, साधारण प्रकृति का चित्रण है या साधारण पुरुषों पर लिखा गया। महाकाव्य महान लोगों पर लिखा गया। और चूंकि उन्होंने दोनों काव्य भगवान को समर्पित किए,
तो वो भगवान चूंकि अपने लिए ऊपर है तो उनको हमने महाकाव्य नाम दे दिया। तो एक कुमार संभव था और दूसरा था रघुवंशम। तो कितने काव्य लिखे गए, सॉरी महाकाव्य कितने लिखे गए, 2 महाकाव्य लिखे, कुमार संभव और रघुवंशम। अब कालिदास ने कुमार संभव की रचना भी संस्कृत में की है, मैं पहले ही बता चुका हूं, सारी रचनाएं संस्कृत की है। बाद में जरूर अनुवाद हो गए, ट्रांसलेट हो गए इससे कई सारे, लेकिन ये मूल रूप से संस्कृत में थी। तो जो कुमार संभव है ये क्या है, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय पर, किस पर लिखा गया, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय यानी गणेश जी के छोटे भाई के रूप में। और जो रघुवंशम है ये किस पर लिखा गया, ये भगवान राम के वंश, राम के कुल पर लिखा गया। जैसे कहते हैं ना अपन, रघुकुल रीत चला चली आई, तो वो रघु से लेकर के राम तक का जो भी इतिहास है वो पूरा रघुकुल का जो इतिहास लिखा गया वो रघुवंशम में लिखा गया। ये भी संस्कृत में लिखा गया है। जो कुमार संभव है ये टोटल 17 खंड में है। कितने अध्याय है इसके, जबकि जो रघुवंशम है ये 19 खंड में है। कितने में है ये आपको याद रखना है। शिव के पुत्र कार्तिकेय पर लिखा गया कुमार संभव जो कितने खंडों में, 17 खंडों में। और रघुवंशम भगवान राम के कुल रघु पर लिखा गया, रघुकुल पर लिखा गया, वो टोटल 19 खंडों में है, संस्कृत में है। तो ये चीजें याद रखनी है अपने को। भगवान को समर्पित है, वो महाकाव्य है, नाटक प्रेम पर आधारित है सारे वो चीज, और काव्य लगभग उन्होंने अपने प्रकृति पर लिखे हैं। तो याद रखना, नाटक प्रेम पर लिखे, महाकाव्य भगवान पर लिखे, और काव्य साधारण प्रकृति का चित्रण किया गया है। तो यहाँ ये चीजें याद रखनी है। कुमार संभव 17 खंडों में है, रघुवंशम 19 खंडों में है, संस्कृत में लिखा गया है, कार्तिकेय के बारे में लिखा गया है। लेकिन कुमार संभव के बारे में एक चीज कही जाती है कि कालिदास की जितनी रचनाएं हैं उन रचनाओं में सिर्फ एक रचना अधूरी रह गई उसकी, और उसकी मृत्यु हो गई थी, वो थी कुमार संभव। ये उसकी अधूरी रचना रह गई, यानी जब ये शायद लिख रहा था उस समय उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इसके बारे में किंवदंती है कि जब वो कुमार संभव लिख रहे थे तो कुमार संभव में कार्तिकेय के जन्म पर विवरण लिखा गया है, और जब जन्म पर विवरण लिखा जा रहा था तो शिव और पार्वती के प्रेम को दर्शाया गया, उनके मिलन को दर्शाया गया, सारी बातें लिखी गई। लेकिन कालिदास यूं लिखा जा रहा था अपने खुलेपन में कि कहते हैं कि वो भगवान शिव और पार्वती के मिलन को, जो कहते हैं कि उनके जो मिलन होता है, उन मिलन के दिनों में जब कार्तिकेय का जन्म होता है तो उनके दिनों को भी, यानी रात्रि के समय उनके जो मिलन के दृश्य थे उनको भी वो लिखता जा रहा था। तो माँ पार्वती गुस्सा हो गई कि भाई ऐसा कौन आदमी है जो इस प्रकार की भी हरकत कर सकता है कि वो ऐसे दृश्य को भी लिखित रूप में लेकर के आ रहा है। तो उन्होंने शायद माँ सरस्वती से पूछा होगा कि भाई ऐसा कौन है। तब उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान पृथ्वी का है कालिदास, जो पूरा चित्रण कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि होगा कोई कालिदास, कितना भी बड़ा विद्वान होगा, जो स्त्री की मान सम्मान और शब्दों की गरिमा भूल जाए, क्योंकि वो जो शब्द लिख रहा था वो शब्द बड़े लिखने लायक नहीं थे, ऐसी स्थितियों का विवरण नहीं लिखा जा सकता, उनको वो लिख रहा था। तो क्या होंगे बड़े विद्वान, लेकिन ऐसे शब्दों की जो गरिमा भूल जाए वो कोई विद्वान नाम का आदमी नहीं होता। तब उन्होंने सरस्वती को डायरेक्ट आदेश दिया कि भाई आप कैसे भी करके इनको रोक दिया जाए, उनकी सारी बुद्धिहीन हो जाए। और कालिदास के कहते हैं लिखने की कला और वो सारी हो गई, और कहते हैं लकवाग्रस्त हो गया था आदमी, और इसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि कालिदास जैसा विद्वान, इतना बड़ा प्रकांड विद्वान था, अगर शब्दों की मर्यादा, शब्दों की सीमाएं वो भी भूल जाए तो उसका भी अंत निश्चित है। ये हमें प्रेरणा मिलती है कुमार संभव से। अगर आगे की तरफ बढ़े तो हमारे पास है काव्य। काव्य उन्होंने 2 लिखे, एक मेघदूत और एक ऋतुसंहार। जो मेघदूत लिखा गया ये प्रकृति का चित्रण है, और ऋतुसंहार भी प्रकृति पर है। तो जो मेघदूत है वो 2 भागों में है, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। याद रखना कितने भागों में है, 2 भागों में, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। ऋतुसंहार है ये ऋतुओं पर आधारित है, और ऋतुएं कितनी टोटल 6। तो प्रत्येक ऋतु का एक भाग दे रखा है, तो ऋतुसंहार 6 भागों में डिवाइड है। मेघदूत 2 भागों में डिवाइड है। ये ऋतुओं पर वर्णन है, प्रकृति का ही चित्रण है। मेघदूत भी कहते हैं कि एक राजा होता है, प्रेम में लीन होता है, लेकिन उसका कहते हैं वहां से वो पूर्व की सारी कथा है, फिर उसका मन वहां से हट जाता है, वो हिमालय में तपस्या करने चला जाता है। वहां से जब तपस्या करता है तब उसका एक चित्रण होता है कि वो अपनी प्रेमिका को याद करता है, और जब याद करता है तो वहां से वो एक मैसेज भेजता है, और कहते हैं कि वो मैसेज उसने एक दूत बनाया, और दूत थे बादल। क्या थे,
हिमालय से बादल निकलते हैं, तो कहते हैं वो कि उनकी तरफ जाएंगे तो वहां से एक मैसेज पहुंचाएंगे। तो कहते हैं उसने मेघों को यानी बादलों को दूत बनाया और उसके माध्यम से वो अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, मैसेज भेज रहा है। इसलिए वो सारी रचना उसकी किसकी कहलाई? मेघदूत के नाम से जानी गई। और ऋतुसार पूरी की पूरी ऋतुओं पर आधारित है। इसमें प्रेम, मिलन, बिछड़ना, विरह वगैरह ये सारे के सारे अध्याय दिए गए हैं, ये याद रखने हैं। फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं, कालिदास की हमने अभी तक 7 रचनाएं पढ़ी हैं, और जो 7 रचनाएं हैं उसमें 3 नाटक पढ़े हैं, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सारे के सारे नाटक किस पर आधारित है? प्रेम पर आधारित है, और सबके सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। फिर उन्होंने महाकाव्य लिखे, महाकाव्य भगवान पर लिखे। कुमार संभव भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय पर लिखा गया, रघुवंशम भगवान राम के कुल रघुकुल पर लिखा गया, तो ये महाकाव्य कहलाए। और काव्य जो है वो 2 थे, मेघदूत और ऋतुसार। मेघदूत जो है वो 2 भागों में है, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। ऋतुसार है वो 6 भागों में, 6 ऋतुओं पर आधारित है, हेमंत, शिशिर, बसंत 3, और बाकी वर्षा, गर्मी और सर्दी, ये 6 ऋतुओं के आधार पर ऋतुसार लिखा गया। इस प्रकार कालिदास की ये 7 रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हुई, और इनके आधार पर ही कालिदास इतना बड़ा प्रकांड विद्वान कहलाया। और इन 3 नाटकों ने तो उन्हें इतिहास में वो स्थान दिलाया जो आज तक किसी को नहीं मिला, वो भारत का विलियम शेक्सपियर कहलाया है। तो याद रखना, कालिदास बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन साहित्य की शुरुआत ही इसी से मानी जाती है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था। किसका? जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, का दरबारी था, और उसके 9 रत्नों में से एक था, 9 रत्न में शामिल था। ये बहुत बड़ा नाम है कालिदास का। इसके बाद हम और पढ़ेंगे उस समय के व्याकरण क्या लिखे, विज्ञान पर क्या चीजें लिखी गई, और किस पर आधारित कुछ चीजें लिखी गई, उन सबको पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए हम सिर्फ कालिदास से शुरुआत की है और कालिदास को पढ़ा है। आगे हम कालिदास के अलावा जो गुप्तकालीन साहित्य है उनके बारे में पूरी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।